बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी और रावलपिंडी से रखते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। मैं जानबूझकर इसमें इस्लामाबाद का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मामलात अब वाशिंगटन डीसी और रावलपिंडी में सीधे होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो हमेशा से ही, कम से कम 1956 से, जब से अयूब खान साहब आए थे, मामलात वाशिंगटन डीसी और रावलपिंडी के दरमियान ही सीधे थे। लेकिन इस बार ये मामलात डिफरेंट तरीके से सीधे हो रहे हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है कि चौधरी निजामुद्दीन खासे परेशान हैं, क्योंकि जिन लोगों को वो हैंडल करते हैं उन्होंने अपने कद और अपनी रेंज से ज्यादा बड़े मजाइल चला दिए। चौधरी निजामुद्दीन साहब के लिए काम करने वाले एक वकील जिनका नाम मियां दाऊद है, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर गंदा और अच्छा वकालत का काम जो है वो ये दोस्त सर अंजाम देते हैं। याद करें, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सामने नकवी साहब को फारिग करवाना था सुप्रीम कोर्ट से, तो तब भी इन्होंने ही उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इनका कारनामा है, जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, तो यही साहब हैं जिन्होंने उनके ऊपर कातलाना हमला करने वाला शख्स, जो कि जाहिर है नून लीग और पाकिस्तान के चंद जो टॉप के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उनकी हिमा पर इन वकील साहब ने उनकी पैरवी भी की, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और बड़ी ही ऑफेंसिव और बड़ी ही धमकी अमेज और बड़ी ही गैर शाइस्ता कह लें, गैर इखलाकी कह लें, किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये मुब्तला रहे। अब ये गिजे हुए थे, यहां पर ये वर्ड माजरत पंजाबी का ही सही जचेगा, तो ये गिजे हुए थे यहां के, क्योंकि यहां मुकम्मल सरपरस्ती थी चौधरी निजामुद्दीन की। लेकिन फिर इन्होंने क्या कर डाला कि इन्होंने कल रिचर्ड ग्रैनल के करीबी साथियों को कत्ल की धमकी दे दी। जी हाँ, आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट ले रहे थे कि जी रिचर्ड ग्रैनल के साथ मैंने बात की, मैंने आपके सामने खुल के रखा कि ये एक बाय पार्टिजन फोरम है जिसका नाम पाक पैक है, जिसके रुए रवां असद मलिक, डॉक्टर उस्मा हैंड सर्जन है, असद मलिक एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, डॉक्टर जलील हैं, डॉक्टर तारिक हैं, और बहुत सारे इसमें दोस्त अहबाब हैं जो हमारे जानने वाले भी हैं। ये बाय पार्टिजन काम करते हैं, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, ये अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। कल को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए और इन्हें किसी चीज़ पर एतराज़ हुआ, तो ये तब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे अगर इन्हें किसी चीज़ पर एतराज़ हुआ। और ये माजी में भी करते रहे, ये बाय पार्टिजन काम करते हैं, ये कोई तहरीक इंसाफ के लिए या किसी के लिए नहीं। हाँ, इस वक्त ये तमाम के तमाम लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो रही है, तो ये सारे एक मुठ होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और रिचर्ड ग्रैनल को इंगेज करने में, पाकिस्तान का सारा बयानिया देने में, जो इस वक्त जो वहां पर हालात है नुक्ता नजर रखने में, इन्हीं लोगों का कलीदी किरदार है। इनकी एक तस्वीर रिचर्ड ग्रैनल साहब ने भी ट्वीट की, फिर मैंने की, उसको रीट्वीट भी रिचर्ड ग्रैनल साहब ने किया। ये ट्वीट जब पूरे पाकिस्तान में फैली, तो ये क्योंकि आप करीबी साथी हैं, पार्टनरशिप है इनकी इन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, और रिचर्ड ग्रैनल इनको अपने दोस्त कहते हैं, अपने हमनवा कहते हैं इस फाइट के अंदर। अब मेरा ख्याल है कि ये जो मियाँ दाऊद साहब थे, इन्हें पता नहीं था कि ये जो मजाइल फेंकने लगे हैं देसी साख्ता, इसकी रेपरकशंस क्या होंगी। इन्होंने सीधा ही कत्ल की एक ऐसा शेर लिखा जिसका मतलब ये था, मैं आपके सामने वो शेर भी रख देते हैं, लेकिन उसका जाहिर है रिचर्ड ग्रैनल ने तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उनके सामने जो आना है उन्होंने उसी के ऊपर बात करनी। उसका मतलब यही था कि माँ की तौहीन करके जो दुश्मन से दाद वसूल करे, ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहिए, ऐसे शख्स को ख़त्म कर देना चाहिए। ये उस शेर का मतन था जो मियाँ दाऊद साहब ने। अच्छा, आप कोई और शख्स लिखे तो समझ आती है, ये चलें जैसे भी हैं, वकील तो है ना, इन्हें अल्फाज का चुनाव, फिर उन अल्फाज की रेमिफिकेशन, फिर उन अल्फाज का नुकसान या फ़ायदा आने वाले वक्त में, या कोई उन अल्फाज को कैसे डिटर्मिन करेगा, उनमें से क्या जो है वो मानी लेगा, धमकी लेगा, या आप ये धमकी हमें, जाहिर है इन्होंने तो ये धमकी हमें शेर ही लिखा था क्योंकि इनका पास्ट भी ऐसा ही है। अब अगर एक नॉर्मल आदमी होते तो फिर तो समझ सकते कि चले हो सकता खता होगी हो, लेकिन जिस तरह इमरान खान के जो असैसिन थे, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट की थी, उनके साथ बैठ के जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो इन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव जुबान इस्तेमाल की थी। अब जाहिर है इनका माजी भी था धमकी देने का, और उस धमकी के असरात भी आपने देखे कि इमरान खान साहब पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई। तो अब रिचर्ड ग्रैनल ने, जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अब उनसे जवाब मांगा है सीधा कि आप जवाब दीजिए कि अमरीकियों को कत्ल करने की यह धमकी क्यों दी जा रही है। जाहिर है उनके ये करीबी साथी हैं, पार्टनरशिप है डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, और ये लोग रिचर्ड ग्रैनल के लिए या सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या ओवरऑल भी अमेरिका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी हैं, बहुत कामयाब शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, और बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो अब उन्होंने सीधा जवाब मांगा है कि इन लोगों को कत्ल की धमकी आप किस सिलसिले में दे रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो एम्बेसडर वाशिंगटन डीसी में हैं, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा और उन्हें जवाब देना चाहिए। ये अब रिचर्ड ग्रैनल ने, तो मुसीबत में, मसले में फंसते हुए हमें नजर आ रहे हैं चौधरी निजामुद्दीन यहाँ पर, और मुसीबत जो है वो गहरी होती जा रही है, वो कम नहीं हो रही, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गहरी होती हुई जो है वो हमें नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी जो है इससे भी बड़ी एक मुसीबत और बन गई, दूसरी मुसीबत इससे भी बड़ी खड़ी हो गई, और उसमें चौधरी निजामुद्दीन साहब का तो जो नुकसान होना था हुआ,
उन्होंने जिनसे मदद लेने की कोशिश की उनका तो खाना ही तबाह कर दिया। मतलब कि हम शहरी रहमान साहबा की बात कर रहे हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास ज़्यादातर अमूमी तौर पर वाजबी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जाहिल लोग, कम पढ़े लिखे लोग, या फिर पढ़े लिखे ऐसे लोग जो अपना ज़मीर आसानी से फ़रोश कर दें, या फिर जिनको आप कौमी सलामती का मंजाना आसानी से बेच सकें, हमारे जैसे बेवकूफ़, उनको चौधरी निज़ामुद्दीन गाहे बगाए उनसे अपना काम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जैसे जब उनको समझ आ जाए तो वो तो अपने आप को पुल आउट करते हैं, लेकिन जिन लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं वो अपने आप को पुल आउट नहीं कर पाते। अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने ये जो रिचर्ड ग्रैनल वाला मामला था इस पर मदद मांगी, एक मीटिंग हुई। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक आपारा में मीटिंग हुई, वहाँ पर सीधा सीधा लोगों को बुलाया गया और उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने अब टेलीविजन पर, स्पेशली ऐसे लोगों को बुलाया गया, ये मदद मांगी गई जो सफारती कामों से जानते हैं, डिप्लोमेसी को जानते हैं, अंग्रेजी शंग्रेजी बोल लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमेटिक हलकों में उनका असर रसूख है, उन लोगों से मदद मांगी गई और उन्हें कहा कि टेलीविजन पर जाकर ये रिचर्ड ग्रैनल के मामले को थोड़ा सा हैंडल करें, क्योंकि ये तो जो भी करने जाता है, ख्वाजा आसिफ हो या कोई और, ये तो ख़राब हो जाता है। और मियाँ दाऊद की ट्वीट के बाद तो काम और भी ख़राब हो गए। तो फिर रात गए, बहुत लेट रात गए, ARY की जिम्मेदारी लगाई गई कि आप शहरी रहमान साहबा को लीजिए। जी हाँ, ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की ख्वाहिश पर शहरी रहमान साहबा ARY पर गई और उनका एक इंटरव्यू, फरमाइशी इंटरव्यू था चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से। उनको भी नहीं पता होगा कि आप शहरी रहमान भी फंस जाएगी इस इंटरव्यू के बाद और हम भी फंस जाएंगे। सर मंडाते ही औले पड़े। ये जरा सुन लीजिए शहरी रहमान साहबा ने क्या कहा और फिर हम आपको बताते हैं उनके साथ हुआ क्या है। ये एक कोई जाती एजेंडा है। मैं तो सिर्फ हैरान हूँ कि इन्होंने इतनी बात कर दी और इतनी मतलब अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि बहुत ही बिल्कुल गैर मामूली बात है। ये कोई इनका जाती भी मुहिम है, जाहिर है, लगता तो यही है। अगर ये जाती होता तो ये एक जात तक महदूद रहता ना। हम जिस बंदे की बात कर रहे होते तो 500 ट्वीटें कर दी हैं, लेकिन 40 और लोगों ने भी ट्वीटें कर दी हैं, तो ये तो 40 जात हो गई, एक जात तो नहीं रही। फिर सुन लिया आपने। अब इस इंटरव्यू में शहरी रहमान साहबा ने, क्विकली बता देता हूं, 3 बातें कही। एक, रिचर्ड ग्रैनल अपने ओहदे और साफ लफ्जों में अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहे हैं, वो अपने मैंडेट से बढ़ के बात कर रहे हैं, वो जो उनका प्रोफेशनल जो उनके बनती है स्पेस उससे निकल के बात कर रहे हैं। आम लफ्जों में मैंने जैसे कहा कि अपनी औकात से बढ़ के काम कर रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहे, अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, ये मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये शहरी रहमान साहब ने कहा कि उन्होंने तो अभी हेल्प भी नहीं लिया, उनके पास तो अभी कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, ऐसी बातें की नहीं जाती, वो क्यों कर रहे हैं, वो अपने आप से बहुत बढ़ के बातें कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं होते देखा, और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पॉलिसी नहीं होगी जो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने छोड़ा था शहरी रहमान साहबा को टेलीविजन पर फरमाइशी तौर पर रिचर्ड ग्रैनल को डिस्क्रेडिट करने में। अब ये सोशल मीडिया से जो इनको नफरत है ना पाकिस्तान की अशराफिया को, ये सब जो सारी अशराफिया है, ये इस हमाम में सब के सब माल पानी खाते हैं। और ये जो इनको नफरत है ना सोशल मीडिया से, उसकी वजह यही। अब एक बच्चा है, हमजा नाम है, दुनिया की एक बड़ी मोतबर यूनिवर्सिटी के अंदर वो PhD कर रहा है, और PhD भी NGOs और उनका पॉलिटिकल जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर है। उसके पास काफ़ी सारा डाटा था। उसने फ़ौरन एक ट्वीट किया और दिखाया कि यही शहरी रहमान साहबा एक तरफ पीपल्स पार्टी की अहम रुकन है, दूसरी तरफ जना इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो NGO है उसकी ये प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, और उसको मिला है $5 लाख अमरीकी। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। ये एक किस्त है, ये कोई एक डॉक्यूमेंट है जो सामने आया, पता नहीं कितने पैसे कहाँ से आए हैं। ये इमदाद के सिलसिले में, और इनका काम क्या है, जमहूरियत की सरबुलंदी पाकिस्तान में। ये जो जना इंस्टीट्यूट है ना, ये दुकानें खोली हुई हैं इन सब ने, इनके काम और है, दुकान कहीं और है। हम जैसे इन्हें इसीलिए नहीं बाते कि हम सियासत में गए, जो हमारी अपनी दुकान थी वो भी बंद करके गए, और सियासत में पूरे दिल से काम किया और उससे निकले तो कोई दुकान नहीं खोली। आपको कहीं से नहीं पता चलेगा कोई NGO खोली हुई थी और वहाँ माल पानी ले रहे थे हम। तो बहरहाल अब शहरी रहमान साहबा जो है उनके बारे में हमजा साहब ने एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट ये किया कि जी ये इन्होंने NGO बनाई हुई है जना इंस्टीट्यूट, कह रही हैं जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, और खुद ये शामिल है इलेक्शन लूटने में और इस जाली झूठी रजीम में, और अब रिचर्ड ग्रैनल पर भी हमला आवर है। फिर क्या था, रिचर्ड ग्रैनल साहब ने उसके ऊपर भी ट्वीट दागा और उन्होंने कहा कि IMF और USAID का ये जो पैसा इसको बंद किया जाएगा। साथ उन्होंने लिखा कि शहरी रहमान एक्सपोज्ड। तो आप ये सेफली कह सकते हैं कि शहरी बीबी की जो पूरी कायनात थी, एक तो कायनात थी ना, वो वाली कायनात जिसका मरियम साहबा ने एक वीडियो में ऑडियो लीक हुई थी तो जिक्र किया था कि कायनात वो टोकरी जो अजरबैजान से आई थी वो नुसरत जावेद साहब को भेजनी है। तो एक तो वो नुसरत जावेद है ना जो कायनात की टोकरी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं उन नुसरत जावेद साहब की बात नहीं कर रहा, यहाँ शहरी रहमान साहबा की बात कर रहा हूँ, जो नुसरत जावेद साहब की भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। कि उनको क्या पता होगा कि चौधरी साहब के कहने पे मैं इस इंटरव्यू में जाऊंगी और अपनी तरफ से रिचर्ड ग्रैनल का सत्यानाश करने जाऊंगी, और अपना सवा सत्यानाश हो जाएगा। पूरी जिंदगी का जो एक पर्दा डाला हुआ था अपने कारनामों के ऊपर कि माल पानी लिया जा रहा था बाहर से, वो सारे का सारा इंकशाफ हो गया। अब सिर्फ शहरी साहब एक्सपोज नहीं हुई, लगे हाथ कहीं और हो गए। पता चला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी $15 मिलियन मिले हुए हैं, जिन्होंने असल में इलेक्शन लूटा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। फिर रिपोर्टेडली पिलडार्ट को भी पता चल रहा है। पिलडार्ट भी एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है, और आपको पता आजकल तो हुकूमती सरपरस्ती में ही काम कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ, उनके भी फंडिंग की सारी बात। तो आप जब इन सबको कुरेदेंगे ना,
तो ये जो सारे चूहे आपको गंदी गंदी बातें करते हुए नजर आते हैं, आपको लगता है कि इनका पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका ज़मीर मलामत नहीं करता। आप अपने आप से पूछते हैं इनको नींद कैसे आती है रात को, ये इतनी बुरी बातें करते हैं, बुरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ के, डेमोक्रेसी के। और फिर आप ये सोचते हैं कि ये अपने बच्चों से भी छोटी उम्र के लोगों के, जैसे शेरी रहमान साहबा जो हैं वो बिलावल उनके बच्चों से भी छोटा होगा, और उनके भी ये मतलब चाव लाड उठाते हैं, मतलब कि उनकी भी जी हुजूरी करते हैं। तो इनको कहीं संग नहीं आती, पंजाबी में संग, उर्दू में शर्म कहते हैं। तो उसका जवाब अब आपको मिल गया होगा कि ये मालपानी का चक्कर है, ये कोई और चक्कर नहीं, इनके इंटरेस्ट है, इनको पैसा मिलता है, ये सब कुछ आगे फसाड है सियासत का, पीछे पैसा हासिल किया जाता है, ये है इनका काम असल। और आज एक नहीं, कोई एक शेरी रहमान साहबा एक्सपोज नहीं हुई, आज रिचर्ड ग्रैनल की वसादत से तमाम लोग एक्सपोज भी हो गए। और उन्होंने अब हमजा का एक और ट्वीट भी रीट्वीट किया जिसपे IMF को उन्होंने टैग किया है। और IMF आपको पता है कि बाइडन रजीम के होते हुए IMF से पाकिस्तान को इन तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ से पैसा मिलता रहा है। 8 से 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने हर साल मांगना होता है बाहर से, अगर वो ना मिले तो ये रजीम ना चल सके, ये जुल्म ना चल सके, ये घुटनों पे आ जाएं। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मेक श्योर किया कि नहीं वो पैसा मिलता रहे हर साल। तो अब वो चीज़ें भी बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो काफ़ी काम जो है वो खराबी की तरफ गया है। चौधरी साहब खासे एक्सपोज हुए हैं, खासा मामला ख़राब हुआ है। एक तीसरा मामला भी ख़राब हो गया, वो हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उर्दू जुबान में एक ट्वीट दाग दिया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, इनको लगता है कि उर्दू में ट्वीट करेंगे गोरों को तो समझ नहीं आएगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट ये किया कि इमरान खान असल में इजराइल का और यहूदी लॉबी का असासा है, और उसको बचाने के लिए रिचर्ड ग्रैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उधर ही था कि ये तमाम लोग कूद पड़े हैं और ये यहूदी लॉबी के लोग हैं जो इमरान खान को बचाना चाहते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि यही ख्वाजा आसिफ माजी में अमेरिका में बैठ के ये कहते रहे हैं कि इमरान खान तालिबान है, इमरान खान बहुत रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट है और हम लिबरल हैं, हम ज़रा कम मजहबी हैं। वो आ गया तो आपके लिए बड़ा मसला। तो वहाँ वो तालिबान खान, इन्हें शर्म भी नहीं आती, कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी, शर्म भी नहीं आती कि इमरान खान को क्या कहना है, एक्सट्रीमिस्ट मजहबी कहना है या उसे यहूदी एजेंट कहना है, दोनों तरफ खेलना है इन्होंने। तो उर्दू में कहना तो यहूदी एजेंट कहना है, इंग्लिश में बात करनी है तो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट कहना है। ये जरा सुनिए पहले वाशिंगटन में क्या कहते थे। What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. सुन लिया आपने। अब इन्होंने ट्वीट जो दागा वो आपके सामने रख रहे हैं। उस ट्वीट में इन्होंने कहा कि ये तो यहूदी लॉबी सब कुछ कर रही है। अब उसके ऊपर सबसे पहले तो एक यूके से ट्वीट आया, उन्होंने इनको एक्सपोज किया, गोल्डस्मिथ साहब के बेटे ने, उन्होंने इनको एक्सपोज किया। और दूसरा ट्वीट आया रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से जाहिर है, और तीसरा आया अमरीकी सहाफ़ियों की तरफ से। अब उन सब ने, और फिर माइकल कुगलमैन जो कि अमूमी तौर पर कोई प्रो इमरान खान नहीं है अमेरिका में, वो भी अपना इंडिपेंडेंट राय देते हैं और अक्सर बड़े क्रिटिकल है इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। उन्होंने भी कहा कि ये तो मजहबी किस्म का मामला, इसको टच दिए जा रहे हैं सियासी मामले को, तो उन्होंने भी दबा के बेइज्जती कर दी। अब ये एक और चीज़, मतलब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के लिए बहुत बुरा दिन था। उनका जो वकील यहाँ पर लोगों को डराने के लिए पाकिस्तान में वो इस्तेमाल करते हैं, उसने कत्ल की धमकी दे दी, वो पकड़ा गया। शेरी रहमान साहबा को लॉन्च किया, वो खुद ही पकड़ी गई, एक्सपोज हो गई। उन्होंने कहाँ से कितना पैसा लिया हुआ है अमेरिका से, उसके कागजात सामने आ गए। रिचर्ड ग्रैनल ने उस पर एक्शन ले लिया। और तीसरा काम, ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी भी टेंड हो गई। तो अब ये चौधरी साहब के साथ मामला जो हैं, ये पिछले 24 घंटे के अंदर ये काम चलता रहेगा। ये 20 तारीख तक आप देखेंगे। ये मुझे लगता है कि ये खुद ही कहीं भाग जाएंगे जो इनके साथ हो रहा है। वो साबिर शाकिर साहब ने सही कहा है कि इनकी मोरों में डंडे पड़ रहे हैं, मतलब कि कंधों पे डंडे पड़ रहे हैं, और हर घंटे बाद नया डंडा पड़ जाता है और इन्हें समझ नहीं आता, और ये आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, ये सी भी नहीं कर सकते। आपको याद है ना, वो एहसन इकबाल साहब ने एक रोहित खन्ना को ट्वीट किया था, उसमें भी कहा था ऑनरेबल रोहित खन्ना साहब, और वो उन्होंने एक कांग्रेसमैन को जवाब दिया था। तो ये तो इनकी गुलामी का, ज़हनी पस्ती का हाल है कि पाकिस्तान में लोगों को गाली दे के बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनरेबल कांग्रेसमैन कहना बुरी बात है, लेकिन पाकिस्तान में भी तो लोगों के साथ इज्जत एहतराम से बात करें। यहाँ तो गाली दे के बोलते हैं और बाहर ये लेट जाते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों के फैसले तो नहीं आए। मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले आने थे, ये वो पाबंद हैं कि जैसे ही लोगों को कैद सुनाई, साथ ही उनको फैसले की कॉपी भी देते हैं। अभी तक फैसले की कॉपी नहीं आई। जिन लोगों को सजाएं हुई, अब उनके वालिदैन जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कि भाई आपने डिसीजन की कॉपी हमें क्यों नहीं दी, ताकि हम अगली अदालत में जाकर चैलेंज कर सकें। ये कितनी बड़ी बददियानती है, कितनी बड़ी ये बदनज़मी है, कितनी बड़ी आप ये कहें कि इखलाकी कानूनी तौर पर करप्शन है ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में से की गई है कि उन लोगों को फैसलों की कॉपी नहीं दी गई। लेकिन एक तरफ मीडिया को इजाजत नहीं दी मिलिट्री कोर्ट्स को कवर करने की, और दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स के बेचारे जिनको सजाएं दी हैं, उनसे जबरदस्ती मारपीट के जो बयान लिए हुए हैं वीडियो पे, वो जारी किए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इखलाकियात नहीं है कि या तो फिर उन लोगों को फ्री एक्सेस दो मीडिया की, ताकि मीडिया उनसे पूछे और वो बताएं कि उन्होंने क्या जुर्म किया और क्या नहीं किया। और अगर आपने उन्हें फ्री एक्सेस नहीं देनी तो फिर आप उनके वीडियोज़ क्यों शेयर कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। तो ये काम हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि इंसार अब्बासी साहब ने फिर से एक नई झूठी स्टोरी की है। वो आपको पता है वो टेबल स्टोरीज करते हैं जो उन्हें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहती है। वो जनरल साहब उनके ज़िम्मे लगाते हैं, वो स्टोरी कर देते हैं। वो नई उनकी स्टोरी ये है
कि 9 मई से रिलेटेड जो मिलिट्री कोर्ट्स में से फैसले आए हैं, इसमें अभी और लोग भी फंसेंगे, अभी थोड़े लोग फंसे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लंदन का एडिशन है उसमें यह स्टोरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान। झूठ लिखने की या खुला नंगा झूठ लिखने की इजाज़त इंसार अब्बासी को सिर्फ पाकिस्तानी जो फोरम है, जो पाकिस्तानी वर्जन है जंग और जियो का, उसमें है। बहरहाल खबरें और भी थी, उनको कुछ पंजाबी व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। मुझे फिलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।